नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रेशमी गोगर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे थे मानव में रासायनिक समन्वय, है ना, अध्याय 29, जिसमें हमने पिछले जो वीडियो था उसके अंदर आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघुतरात्मक और अति लघुतरात्मक प्रश्नों के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे निबंधात्मक प्रश्नों की, तो जल्दी से आप अपनी कॉपी पेन ले आइए और चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न है आपका, पीयूष ग्रंथि का नामांकित चित्र बनाते हुए न्यूरोहाइपोफाइसिस द्वारा स्रावित हार्मोन का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या बोला गया है, पीयूष ग्रंथि का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप ये नामांकित चित्र बनाएंगे पीयूष ग्रंथि का, जिसके अंदर आप दिखाएंगे कि एंटीरियर लोब है, पोस्टीरियर लोब है। एंटीरियर लोब में जो है आपके जो ये आएंगे पार्स ट्यूबरलेसिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टालिस। ठीक है, ये पूरा आप दिखाएंगे, पार्स इंटरमीडिया दिखाएंगे, पार्स डिस्टालिस दिखाएंगे, पार्स ट्यूबरलेस दिखाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद आप पोस्टीरियर वाला भी बताएंगे, पोस्टीरियर वाली लोब भी बताएंगे और उसमें बताएंगे, और इसमें ये है ना इनफंडिबुलम बताएंगे आप, मीडियन है ना, और मीडियन वाला जो है वो भी बताएंगे। तो तीनों इसके भी बताएंगे आप। इस तरह से आप पहले सबसे पहले चित्र बनाएंगे। उसके बाद आप अगर ये दिखाना चाहें इस तरह से चार्ट में तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि जब ये निबंधात्मक प्रश्न आते हैं तो उसको अगर हम अच्छे से प्रेजेंट करते हैं तो हमारे नंबर काफ़ी अच्छे आ सकते हैं, है ना। तो आप इस तरह से अगर चार्ट बना करके एक इसको प्रेजेंट करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद अब उसने क्या बोला है, न्यूरोहाइपोफाइसिस, यानी कि आपकी जो पश्चपाली है उसमें से जो स्रावित हार्मोन हैं उनके नाम इसने पूछे हैं, और उनके हार्मोन्स जो हैं उनके बारे में पूछा है, और उन हार्मोन्स का वर्णन कीजिए, ये बोला गया है। तो ये बताने के बाद, ये पूरा नामांकित चित्र बनाने के बाद आप न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा स्रावित हार्मोन्स के नाम लिखेंगे। तो अगर इस तरह से इसका ये चित्र भी बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये पोस्टीरियर लोब है। ये जो पोस्टीरियर लोब है यानी आपका न्यूरोहाइपोफाइसिस जो है, इसमें से दो हार्मोन निकल रहे हैं। ठीक है ना, एक तो है आपका ADH और ऑक्सीटोसिन, ये दो हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर आप इसका ये चित्र बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर आप इसके बारे में जो ADH है ना, जिसको कि वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, इसके बारे में आप लिख दीजिएगा और पॉइंट्स में लिखिएगा कि ये हार्मोन वृक्क नलिकाओं के द्वारा जल में पुनः अवशोषण को बढ़ाता है। फिर मूत्र विरोधी हार्मोन इसको कहते हैं, और इस हार्मोन की कमी होने से मूत्र के साथ जो जल जो है अधिक मात्रा में होने से कैसा हो जाता है, मूत्र पतला हो जाता है और रुधिर गाढ़ा हो जाता है, और इसे क्या बोलते हैं, मूत्रलता कहते हैं या मूत्र आधिक्य बोलते हैं, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वो मूत्र का उत्सर्जन होता है। और इसी को ही क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ इंसिपिड्स भी बोलते हैं, है ना। तो ये हार्मोन क्या करता है, रक्तदाब को बढ़ाता है, और वैसोप्रेसिन के जो स्राव है इसका नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस का जो परासरण नियंत्रण केंद्र है वो इसका नियंत्रण करता है। तो इस तरह से इसके बारे में आप पूरी बात लिखेंगे। फिर जो हमारा दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन या पीटोसिन भी जिसको हम बोलते हैं, उसके बारे में आप लिखेंगे। ये रहा, इसमें आपको दिख रहा है कि ये स्त्री हार्मोन है, क्योंकि दोनों ही जो अंग बनाए हुए हैं वो स्त्रियों के हैं। ठीक है, ये जो है आपका गर्भाशय है, अंडाशय है, अंडवाहिनी है, और ये ब्रेस्ट है ना, स्तन पार्ट है। तो इसका मतलब इसी से ही आपको समझ आ रहा होगा कि ये जो है कब, जब स्त्री जब गर्भावस्था में होती है उस कंडीशन में जो गर्भाशय की जो दीवारें हैं उसकी अनैच्छिक पेशियों में जो संकुचन का कार्य है वो ये करता है, और शिशु के प्रसव के बाद जो है वापस गर्भाशय को सही स्थिति में लाने का कार्य भी करता है, और प्रसव पीड़ा के समय शिशु के उत्पन्न होने की जो स्थिति होती है उस समय भी ये जो है अच्छी बहुत सिक्रीट होता है। और उसके बाद ये हार्मोन स्त्रियों में प्रसव के पश्चात स्तन ग्रंथियों में जो दूध का निष्कासन है ना, उसको भी प्रेरित करता है, क्योंकि शिशु जो है उसको दूध मिलना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम दूसरा प्रश्न, थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन्स व उनके अनियमित स्राव के कारण उत्पन्न रोगों का
संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आपको मालूम है हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो कहाँ स्थित होती है, वो गले में स्थित होती है, एच आकार की होती है। ठीक है, आपको सबसे पहले उसका चित्र बनाना है क्योंकि निबंधात्मक प्रश्न है, या वैसे भी मैंने आपको बताया हुआ है कि जीव विज्ञान में यदि आप अपने प्रश्नों के साथ चित्र बना लेंगे नामांकित तो अच्छा प्रभाव भी पड़ता है आपके एग्जामिनर पर, और प्रश्न का जो उत्तर देते हैं ना वो अच्छी तरह से, मतलब हमको भी अच्छा लगता है कि हाँ जो बच्चे ने प्रश्न का उत्तर लिखा है वो बहुत तरीके से लिखा है, एकदम योजनाबद्ध और क्रमबद्ध रूप में लिखा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस तरह से थायराइड ग्लैंड का आप एक चित्र बनाएंगे कि कहाँ स्थित होती है, एच आकार की होती है। ठीक है, और इसमें से जो स्रावित हार्मोन हैं फिर उनके बारे में लिखेंगे। तो जहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है 3 हार्मोन्स के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, जैसे थायरॉक्सिन, ठीक है, ट्राईआइडोथायरोनिन, ठीक है, ये जो होता है इसको T4 भी बोलते हैं, है ना, और ये T3 है ही, और ये जो होता है ये कैल्सिटोनिन होता है। तो 3 तरह के जो है हार्मोन इससे स्रावित होते हैं। अब एक एक करके इन हार्मोन्स, क्या बताया इन्होंने, पूछा क्या है, उनके अनियमित स्राव के कारण। अब पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि इनके कार्य क्या हैं, ये करते क्या हैं, मतलब ये जो हार्मोन है किस चीज़ का नियंत्रण करते हैं, उसके बाद ही हम इसके अनियमितता क्या कारण बता सकेंगे कि भाई इसके अनियमित होने से ये होगा या कौन सा रोग होगा या वो किस तरह से होगा वो, है ना। तो पहले हम इनके बारे में बात करते हैं। तो थायरॉक्सिन या टेट्रा आइडोथायरोनिन, जिसको T4 बोला गया है, थायराइड में स्थित पुट्टे की जो कोशिकाएं होती हैं, जो TSH हार्मोन है, ये TSH हार्मोन हमने पढ़ा था ना कि भाई जो पीयूष ग्रंथि है उसकी जो एंटीरियर लोब होती है वहाँ से स्रावित होता है ना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है उसको, है ना। तो ये क्या करता है, थायराइड में स्थित जो पुट्टिका कोशिकाएं होती हैं, थायराइड उत्तेजक हार्मोन की उपस्थिति में ये इस हार्मोन का निर्माण करता है, और इसकी कुल मात्रा का, जो हार्मोन की कुल मात्रा का 65 से 90% तक जो है इसमें होता है। ये बहुत ज़्यादा सक्रिय हार्मोन नहीं है ना। लेकिन ये जो दूसरा हार्मोन है ट्राईआइडोथायरोनिन T3 जो है, ये बहुत सक्रिय हार्मोन होता है, लेकिन इसके द्वारा क्या है, कुल हार्मोन का 10% पार्ट ही जो है वो बनाया जाता है, और इन दोनों को T3 और T4 को सम्मिलित रूप से थायराइड हार्मोन बोलते हैं। और तीसरा जो हमारा हार्मोन है कैल्सिटोनिन, नाम से आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा, कैल्सिटोनिन की बात आई है तो पक्का इसमें कैल्शियम तो होना ज़रूरी होगा, है ना। तो ये जो थायराइड ग्रंथि की जो C कोशिकाएं हैं उनमें से होता है इसका निर्माण, और मूत्र में कैल्शियम के उत्सर्जन में वृद्धि और अस्थियों के विघटन को कम करने का कार्य इससे होता है। और जो पैराथायराइड से जो पैराथ हार्मोन निकलता है उससे विपरीत ये कार्य करता है। तो इस तरह से पहले हमें इनके कार्य पता चल गए। अब इसकी अनियमितता के बारे में बात करेंगे कि उससे कौन से रोग होते हैं। तो थायराइड संबंधी रोग बताएंगे हम। तो पहले है थायरॉक्सिन, ठीक है, आपको पता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसका अल्प स्रवण होता है, यानी ये कम मात्रा में जो है थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है, तो उस कंडीशन में 4 तरह के जो हैं ये रोग हो सकते हैं। ठीक है, जड़ मानवता और मिक्सिडिमा और सामान्य घेंगा या गलगंड रोग जिसको कहा जाता है, और हाशिमोटो का रोग। और सामान्यतः अल्प मात्रा में जब ये निकलता है तो उसको हाइपोथायरॉइड कहते हैं, है ना। और कुछ इस तरह से जो है इंसान जो है उसके यहाँ की जो आँख के नीचे की जो पार्ट है वो थोड़ा सूज जाता है ना। उसका गाल जो है वो भी काफ़ी सूज जाते हैं। बालों में बहुत कमी आ जाती है, यानी बाल बहुत अधिक मात्रा में झड़ने लग जाते हैं। तो कुछ इस तरह का वो दिखने लग जाता है। फिर भी हम एक एक करके क्या करेंगे, अलग अलग जो है इन रोगों की जो भी लक्षण हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले है जैसे जड़ मानवता। तो अगर बचपन में थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो कम मात्रा में अगर निकलता है तो शरीर जो है उसका विकास नहीं होगा बच्चे के, वो बोना रह जाएगा, बंधे होएगा, यानी संतान उत्पत्ति नहीं कर पाएगा। मानसिक जो उसकी वृद्धि है वो नहीं हो पाएगी, है ना। शारीरिक वृद्धि भी रुक जाएगी, मानसिक वृद्धि भी रुक जाएगी, और कुछ इस तरह का जो है बच्चा दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, तो ये सारे आपको लिखने पड़ेंगे। और ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं, कैटिन्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप
एक एक करके पूरे, जैसे ना पहले इसमें बताया हुआ है कि बचपन में थायरॉक्सिन की कमी, फिर उससे रोग कौन सा होता है, उससे होता क्या है, मानसिक वृद्धि और कम हो जाती है, मनुष्य के हाथ पांव बेडोल हो जाते हैं, बच्चे बोने रह जाते हैं। इस तरह से ये मैंने जैसे पॉइंट्स बना करके लिखे हुए हैं, इसी तरह से आप इसकी आंसरिंग करिएगा। दूसरा जो रोग है वो है आपका मिक्सिडिमा। मिक्सिडिमा में ये देखिए त्वचा जो है ये काफ़ी मोटी हो गई है ना, त्वचा जो है कि काफ़ी मोटी हो जाती है, और जो जैसे जैसे व्यक्ति प्रौढ़ होने लग जाता है तब थायराइड ग्रंथि जो है वो सिकुड़ जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है, और इसमें से जो थायराइड है वो अल्प मात्रा में जो है वो निकलने लगता है, वो बहुत ज़्यादा सिक्रीशन नहीं होता है, तो बालों का झड़ना प्रारंभ हो जाता है। मनुष्य की स्मरण शक्ति जो है, आपकी याद रखने की जो क्षमता है चीज़ों को, वो भी कम होने लग जाती है। ऐसे व्यक्तियों को जो है डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि थायरॉक्सिन जो है हार्मोन ओरल रूप से जो है वो दिया जाए, इसकी जो है टैबलेट्स वगैरह के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। एल्ट्रॉक्सिन है, थायरॉक्सिन है, ठीक है। फिर सामान्य घेंगा या गलगंड रोग, तो कई आपने पिक्चर ऐसे देखे होंगे कि जिसमें ये गला जो है बाहर की तरफ निकला हुआ है कई लोगों का, है ना, और ऐसा ज़्यादातर कहाँ होता है, ऐसा ज़्यादातर होता है पहाड़ी क्षेत्र में। पहाड़ी क्षेत्र में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर पानी में आयोडीन की कमी होती है। तो ये जो घेंगा रोग है या गलगंड रोग है, ये पानी की कमी से होता है। ये सामान्य थायराइड तो इस तरह की है, आपको बताया हुआ ना, जैसे तितली के आकार की या एच आकार की ये ग्रंथि होती है ना, ये देखिए एच बन रहा है ना जैसे, है ना। लेकिन जब घेंगा रोग होता है तो ये जो है बहुत एनलार्ज हो जाती है, ये देखिए कितनी बड़ी हो गई है ना, ये एनलार्ज होती है और इस तरह से गला जो है वो आगे से उभरा हुआ हो जाता है। फिर हाशिमोटो का रोग, तो ये जो है ये बीमारी जो होती है, इसमें क्या होता है कि अल्पस्राव से के उपचार में जो ली जाने वाली औषधि है ना, वो एंटीजन की तरह पहचानी जाती है, उसके विरुद्ध क्या होता है, एंटीबॉडीज बनने लग जाती हैं। अब जब ये एंटीबॉडीज़ बनने लग जाती हैं तो ये क्या करती हैं, थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देती हैं। तो ये इसको जो क्या कहा जाता है, थायराइड की आत्महत्या कहा जाता है, मतलब खुद को ही मार लेती है वो ग्रंथि, है ना। तो इसीलिए ये एक स्व प्रतिरक्षित रोग होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि थायरॉक्सिन जो है इसकी कमी से जो है इस तरह से ये रोग होते हैं। अब बात करते हैं कि थायरॉक्सिन जो है वो ज़्यादा मात्रा में अगर निकलेगा तो क्या होगा। तो थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन अधिक स्राव होने के कारण जो उपापचय की क्रियाएं हैं वो एकदम से बढ़ जाती हैं, हृदय की गति तेज़ हो जाती है, आंखें बाहर की ओर आने लग जाती हैं ना, धड़कन तेज़ हो जाती है। इसके द्वारा भी जो अलग अलग रोग होते हैं अब उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो जैसे पहला रोग है इसमें नेत्रोसेंधी गलगंड स्त्राव। तो गलगंड स्त्राव इसलिए कहा है, बाहर मतलब जैसे गला बाहर आ जाता है वैसे ही इसमें क्या होता है, नेत्र के जो गोलक होते हैं, ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये नेत्र के गोलक, आपने देखा कितना डर लग रहा है इनको देख करके, तो ये बाहर की साइड आ जाते हैं, है ना, और शक्ल एकदम से डरावनी सी हो जाती है, और ऐसे व्यक्तियों की दृष्टि इस रोग के कारण डरावनी और घूरती हुई सी हो जाती है ना, और नेत्र गोलक जो है वो बाहर की ओर आ जाते हैं। प्लूमर रोग, प्लूमर रोग में क्या होता है कि ये जो गला जो है ना, गलगंड रोग है ना, ये इसमें छोटी छोटी बहुत सारी गांठें बन जाती हैं। देखो ये गांठ है, ये गांठ है, ये गांठ है ना, इस तरह से बहुत सारी गांठें जो है बन जाती हैं। और ग्रेवी रोग में क्या हो जाता है, वही थायराइड ग्रंथि जो फूल जाती है, इस अवस्था को क्या कहते हैं, ग्रेवी रोग कहते हैं। और इसमें वही गला भी फूल जाता है, आंखें भी जो हैं बाहर की ओर आने लग जाती हैं, है ना। और थायरॉक्सिन हार्मोन के अल्प स्राव से होने वाली सभी बीमारियों को भोजन में आयोडीन की मात्रा से इसको कवर अप कर सकते हैं। तो ये आपने देखा कि आपके प्रश्न यहाँ पर निबंधात्मक 2 हमने पूरे कर लिए हैं, और अगले प्रश्नों के लिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।